हाय गाइस। आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9। इसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किस टाइप से किया जाता है। आपको मैंने पिछले चैप्टर 8 के वीडियो में भी बताया था कि हम इसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किस टाइप से करते हैं। देखो, आपको मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि वहाँ मैंने आपको क्या बताया था। देखिए, आपको फिर से देता हूँ। देखिए, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से एक लड़का यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से अगर अपन एक लेज़र लाइट डालकर अगर ये एंगल मेज़र कर लें और हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता हो तो हम इसकी हाइट आसानी से फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। तो उसी का यहाँ पर हम देखेंगे कि उसको हम किस टाइप से फाइंड करते हैं। वहाँ पे हमने सिर्फ यूज़ देखा था कि इसका यूज़ हम कर सकते हैं और कैसे करते हैं, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि किस टाइप से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था, देखिए ये भी मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि ताजमहल की हाइट मेज़र करना बहुत मुश्किल है, हम इस टाइप से उसकी हाइट मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड कर लें, जैसे यहाँ पे अभी एग्जाम्पल के लिए 100 फीट डी भी है, और हम यहाँ से अगर इसका एंगल मेज़र कर लें कि कितने एंगल पर इसका जो टॉप है ये यहाँ पे, मतलब इसका जो टॉप है ये किस एंगल पर है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के दिया है 79.9 डिग्री। अगर ये दो चीज़ हमारे पास हो, एक एंगल और एक साइड, तो हम इसकी हाइट आसानी से बता सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। ठीक है, यही एप्लीकेशंस होती है ट्रिग्नोमेट्री की। देन यहाँ पे हमने हाइट फाइंड की है, इसी टाइप से हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक लाइट हाउस, ठीक है, और यहाँ पे समुद्र में एक जहाज़ आ रहा है। अगर हम एक लाइट हाउस की हाइट हमें पता हो और लाइट हाउस से हम यहाँ से जो लेज़र डाल के पता करते हैं कि किस एंगल पे ये जहाज़ आ रहा है, इस एंगल को हम अगर मेज़र कर लें तो हम ये पता कर सकते हैं आसानी से कि कितनी डिस्टेंस पे ये जहाज़ अभी होगा। ठीक है, इसका मतलब हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं और हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर का एक नाम और है, इस चैप्टर को हम डिस्टेंस एंड हाइट नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का एक नाम और है, इसको डिस्टेंस एंड हाइट भी बोलते हैं। देन आगे देखते हैं इसमें हम। देखिए, आपकी बुक एनसीईआरटी में इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दिया हुआ है। देखा जाए तो आपकी बुक के फर्स्ट फ्रंट पे इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। इन 1852 में वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट माउंटेन की खोज की गई, जिसके लिए बहुत बड़ा थियोडोलाइट नाम का डिवाइस बनाया गया। थियोडोलाइट मतलब कि जिससे हम एंगल को मेज़र करते हैं, उसको बोलते हैं थियोडो। उस समय एक थियोडोलाइट बनाया गया जिससे हम उस समय एंगल मेज़र कर रहे हैं। उस समय 160 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित अलग अलग 6 जगहों से इस माउंटेन को ऑब्जर्व किया गया। मतलब जो आपका माउंट एवरेस्ट है उसको अलग अलग 160 किलोमीटर दूर अलग अलग 6 जगहों से उसको ऑब्जर्व किया गया, उसका एंगल। ठीक है, इस थियोडोलाइट का यूज़ करके। देन उसके बाद देन 1856 में इस माउंटेन का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। और जिस थियोडोलाइट की मैं बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में देहरादून में है, एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है। इतना आपकी बुक में इसका एग्जांपल दिया हुआ है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का कितना यूज़ है। इसके यूज़ से ही माउंट एवरेस्ट का की हाइट का पता लगाया गया, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा यूज़ तो आपकी बुक में ही दिया हुआ है इसका, और बाकी मैंने आपको बताया भी है। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स का यूज़ होता है। तो सबसे पहले आती है लाइन ऑफ साइट। सबसे फर्स्ट टर्म इसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें लाइन ऑफ साइट क्या होता है? लाइन ऑफ साइट, साइट का मतलब तो होता है देखना, लाइन का मतलब लाइन को देखना। इसका मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है लाइन ऑफ साइट। अब देखिए, हमारी आँख से, ये हमारी आँख है, इससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ समझो, सपोज करें ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, हमारी लाइन से हम जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं ये ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो वे बनता है, जो पाथ को ये फॉलो करता है, इस पाथ को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया कि आपको बहुत सिंपल है। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे ऊपर कहीं भी जगह किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और वो जो भी पाथ को फॉलो करता है वो क्या होता है? लाइन ऑफ साइट। मतलब हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया, अगर हम नीचे देख रहे हैं तो ये जो लाइन हो गई ये लाइन ऑफ साइट हो गई। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर होगा कि लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं। देन अब आगे देखते हैं। इसमें सेकेंड टर्म होती है आपकी इस चैप्टर में जो है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ
एलिवेशन, इसको समझते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी हम नीचे से मतलब कि ग्राउंड लेवल से किसी बिल्डिंग को, किसी टावर के टॉप को मतलब या किसी मतलब ऊपर किसी भी चीज़ को अगर हम नीचे से देखेंगे, ये हम खड़े हैं, ठीक है, और हमारी आँख से हम यहाँ ऊपर किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी टावर के टॉप को, जो भी हम यहाँ देख रहे हैं ऊपर की साइड, ठीक है, नीचे से ऊपर की बात कर रहे हैं। जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब जो ग्राउंड लेवल जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल है। जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है हमारा, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जब भी हम नीचे से ऊपर देखते हैं और जो एंगल ड्रॉ होता है बीच में, जो एंगल मेजर होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखते हैं कुछ एग्जांपल इसके, मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप किससे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ साइट मैंने आपको बताई थी कि आँख से अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और जो लाइन इसको फॉलो करती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन कि हम ये नीचे से एक लड़की इस ऊपर टॉप पे इसको देख रही है, तो नीचे से ऊपर देख रही है और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, जो नीचे ये लाइन दी है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देन सेकेंड एग्जांपल और देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक लड़का, इसमें उसके आँख से नहीं बता, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो इसके आँख से ही एंगल बनता है। इसकी आँख ए पॉइंट पे सपोज कर लो और यहाँ से ये एक ट्री के टॉप को देख रहा है बी पॉइंट को, तो यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, जो एंगल मेजर होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मतलब हम जब भी नीचे से किसी ऊपर की किसी वस्तु को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यहाँ पे भी वैसा एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए एक लड़का इसके यहाँ पे टावर के टॉप को देख रहा है और जो बीच में थीटा एंगल बन रहा है, यह तो है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके बाद देखते हैं और इसमें समझने की चीज़ है थर्ड पे, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसको समझते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अभी हमने बात की थी कि हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अब यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम किसी बिल्डिंग पे बैठे, हमारे घर पे हैं, मतलब किसी की टावर पे बैठे, किसी टॉप फ्लोर पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे किसी बिल्डिंग पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग मान लो सपोज, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। देन यहाँ से हम नीचे किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो ग्राउंड लेवल पे, जैसे कार वगैरह कुछ भी आती है वगैरह, तो यहाँ से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है, अब बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। तो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी नीचे वाली नहीं, हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे जो एंगल बनता है ये, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये वाला जो एंगल हो गया इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस समय अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन में हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे थे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। समझते इसको भी। देखिए यहाँ पर एक लड़का जो अपने बिल्डिंग में है वो एक फुटबॉल को देख रहा है, और यहाँ पे देखिए इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, ठीक है। देन सेकेंड देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए एक बिल्डिंग पे खड़ा हुआ एक आदमी यहाँ से एक कार को देख रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी हो सकता है, यहाँ पे ज़मीन पे कोई पॉइंट है या ट्री का मतलब कोई पेड़ की जड़ है, अपन ऊपर से नीचे कुछ भी देखेंगे और जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन को अब हॉरिजॉन्टल तो हमने पी और एस लाइन मानी, तो इसको हम कभी सवाल करेंगे तो किस टाइप से मेजर करेंगे, तो आपको पता है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो देखो ऊपर भी 30 डिग्री लिखा है और नीचे भी 30 डिग्री लिखा है। जो हॉरिजॉन्टल ऊपर है वो हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे भी होगी क्योंकि पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। इससे पी एस और क्यू आर दोनों पैरेलल लाइन है, और आपने पता है कि कोई दो पैरेलल लाइन को जब कोई तीसरी लाइन कट करती है
तो उनके बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है जो कि इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जो 30 का एंगल है, ये एंगल नीचे जो आप कार के साथ जो एंगल हॉरिजॉन्टल का बन रहा है वो एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आया किस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं और किसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देन यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन का एग्जांपल, ये लाइट हाउस, तो मैंने आपको बताया था लाइट हाउस हम देखते हैं ऊपर से कोई जहाज आता हो और हम उसको एंगल को मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, इस तो मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले ही, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज में। ठीक है, देन अब आगे देखते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों एक साथ देखते हैं हम। ठीक है, ये देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों एक साथ एग्जांपल। यहाँ पे एक डॉग जो कि ऊपर इस चिड़िया की आँख को देख रहा है, यहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, और यही चिड़िया इस डॉग के आँख को देख रही है, तो इसको इसके बीच में से हॉरिजॉन्टल के साथ जो बना है उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों साथ में बने और यहाँ पे दोनों इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दो पैरेलल होती है, उसको एक तीसरी लाइन कट कर रही है और बीच में जो एंगल बने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए दोनों इक्वल है। लेकिन यहीं पर अगर ये डॉग नीचे किसी और वस्तु का इस पेड़ की जड़ को देखता है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो अलग बनेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू अलग होगी। लेकिन यहाँ पे दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों सेम होंगे। ठीक है, देन आगे देखते हैं। आई थिंक आपको इस टर्म समझ में आ गई होगी, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। इस चैप्टर में बस ये 4 टर्म ही समझने लायक है। इसके बाद इसमें ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 8 से पूरी तरह लिंक है। अगर आपको चैप्टर 8 के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस चैप्टर करना आपके लिए बहुत टफ होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको जो रेशियो पढ़ाए थे वो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर बेस, इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। तो अब हमने एक ट्रिक देखी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो इस टाइप की ट्रिक थी जिससे हम साइन कॉस टेन पता कर लेते थे। साइन थीटा मतलब होता था परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा मतलब होता था बेस अपन हाइपोटेनियस और टेन थीटा अपन होता था बेस परपेंडिकुलर अपन बेस। वहाँ पे इसका यूज़ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जस्ट उल्टा हमको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, तो हमको पता होना चाहिए कि साइन में आता है। बेस अपन हाइपोटेनस किस में आता है, तुमको पता होना चाहिए कि वो कॉस में आता है। और परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, तुमको पता होना चाहिए कि टेन में आता है। यहाँ पे जस्ट ऐसा उल्टा है, वहाँ पे हम इसका साइन की वैल्यू रखते थे कि परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, लेकिन हमको यहाँ पे उल्टा यहाँ पे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, तो हमको यहाँ से देखना पड़ेगा कि हाँ यार ये तो साइन में आता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ होगा, तो आपको पूरे रेशो पता होना चाहिए। ये 3 रेशो तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी 3 तो इनके रेसिप्रोकल है, तो हम ऐसे ही कर लेंगे। और दूसरी चीज़ आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल आपको मैंने बनाना बताई थी ट्रिक से, वो भी आपको उसमें वैल्यू पता होना चाहिए। वैसे तो आप ट्रिक से उसको 1 मिनट में बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल को, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उससे, लेकिन फिर भी आपको कम से कम साइन की वैल्यू तो याद होना ही चाहिए। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। तो आप अपने मन में भी कर लेंगे, क्योंकि हर बार एक एक वैल्यू के लिए आप कब तक टेबल ड्रॉ करेंगे। और ये काम कभी मत करना है कि आप टेबल को सामने लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उसको आपको आदत बन जाएगी और आपको पता है एग्जाम में टेबल आपके सामने नहीं होगी वो। ठीक है, आप जहाँ तक हो साइन की वैल्यू याद कीजिए और क्वेश्चन को अपने मन में देख करने की कोशिश करो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कॉस 10 की वैल्यू क्या होगी अपने मन में सोच के देखिए साइन के थ्रू, तो आपको जल्दी होगा। और मतलब ये आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर सिर्फ 10th है, 11, 12 सब में इसकी वैल्यू काम आएगी। ठीक है, आप अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, अभी तक हमने समझ लिया कि इस चैप्टर में क्या है। मतलब हमको इस चैप्टर में एक बार और बता देता हूँ मैं कि क्या हमको मिलेगा इस चैप्टर में। जो मेन काम हमको करना है इस चैप्टर में, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या होता है कि हमको हाइट और डिस्टेंस इससे हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हमको एक एंगल और एक साइड पता होती है जिससे हम दूसरी साइड को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसको नाम दे दें A, B और C, इसको अगर हम हाइट मान लें
और इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हमें एक एंगल, जो थीटा मैं बोल रहा हूँ, एक एंगल और एक साइड बताओ, अगर थीटा और हमें डिस्टेंस पता हो तो हम हाइट फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर हमें हाइट और थीटा पता हो, मतलब एक साइड और एक एंगल पता हो, तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, मतलब हमको एक साइड और एक एंगल अगर पता है तो हम दूसरी साइड आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे यही यूज़ है। और आपको इस एक्सरसाइज में मेन यही करना है कि आपको क्या होगा कि एक साइड डी होगी और दूसरी साइड आपको पता करना होगा। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते थे, दो साइड हमें पता होती थी तो तीसरी फाइंड कर लेते थे, या फिर हमें दो एंगल पता होते थे तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहाँ जस्ट अलग ही है बिल्कुल, हमें एक एंगल और एक साइड पता है। इसलिए तो बोला था ट्रिग्नोमेट्री का कि क्या कहते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड इन अ ट्रायंगल, इसलिए बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं। हमें हाइट या फिर डिस्टेंस दो में से कोई एक साइड पता होगी और एक एंगल पता होगा, उसका यूज़ करके हम दूसरी साइड पता कर लेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉक। एक सर्कल आर्टिस्ट है जो कि एक 20 मीटर ऊंची रस्सी पर चढ़ रहा है, मतलब वो यहाँ पर कहीं होगा सर्कल आर्टिस्ट जो कि 20 मीटर ऊंची रस्सी पर चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। वो जो कि एक टाइटली स्ट्रेच्ड है, मतलब ये बीच में ढीली नहीं है, एकदम टाइट है। एंड टाइट यहाँ से बंधी हुई है, किससे, एक वर्टिकल पोल से बंधी हुई है, जो कि पोल आपका ग्राउंड में लगा हुआ है। ठीक है, ये पोल है, एक वर्टिकल पोल है ये। ठीक है, यहाँ से वो बंधी हुई है। ठीक है, रस्सी, और जो पोल ग्राउंड में लगा हुआ है। देन आपको और आगे क्या दिया है, फाइंड हाइट ऑफ द पोल। हमको पोल की हाइट फाइंड करना है, जो कि ए पी यहाँ पे दी हुई है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर एंगल जो बन रहा है रस्सी का ग्राउंड के साथ कितना, 30 डिग्री, तो आप बताओ कि इस पोल की हाइट क्या होगी। मैंने आपको कहा था पहले कि हमको देखो क्या दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दी हुई है, यहाँ पे हमको हाइपोटेनस दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये एंगल है तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया बेस। ठीक है, तो हमको एक साइड दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है, तो हमको एक दूसरी साइड बतानी है। आपको मैंने यही कहा था कि क्वेश्चन में यही होने वाले हैं, यहाँ सारे क्वेश्चन में यही होगा, एक साइड दी होगी और एक एंगल दिया होगा, हमको सामने वाली साइड बताना है। तो देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम उसने बना के दिया है, लेकिन सारे क्वेश्चन में डायग्राम बना के नहीं देगा। इसमें मेनली जो काम है आपका डायग्राम को ड्रा करना ही है। ठीक है, अगर आपने डायग्राम को ड्रा कर लिया इसका मतलब आपने आधा क्वेश्चन तो कर ही लिया है, क्योंकि अगर डायग्राम सही ड्रा हुआ तो आपका आंसर लगभग सही ही होगा। तो देखते हैं, इसको समझते हैं। एक बार और बता देता हूँ आपको मैं किस टाइप से ये क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है। देखिए, आपको क्वेश्चन में उन्हें कहा हुआ है कि जो एक सर्कल आर्टिस्ट है ये दिख रहा है, जो कि एक 20 मीटर ऊपर जो एक रस्सी बंधी हुई है उस पर चढ़ रहा है मतलब। ठीक है, जो रस्सी है वो पोल से ऊपर बंधी हुई है और जो पोल है वो ज़मीन में इस टाइप से लगा हुआ है। ठीक है, और जब भी हमको पोल बिल्डिंग कोई भी बोलेंगे वहाँ पे 90 डिग्री एंगल ही बनेगा। ठीक है, देन जो रस्सी है वो इस ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको फाइंड कर, जो ग्राउंड पे ये पोल लगा हुआ है इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नाउ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को इन डायग्राम ए बी सी। ठीक है, इन गिवन डायग्राम ए बी, क्या क्या दिया हुआ है हमको डायग्राम में, हमको डायग्राम दिया ए बी क्या है, एक पोल। ना देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं क्या दिया उसने फाइंड करने के लिए, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ए बी ऑफ द पोल बी एच। हमने क्या कर लिया कि जो पोल ए बी की हाइट है हमने उसको एच लेट कर लिया। देन अब देखते हैं मैं आप इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। इसको हमने एच लेट कर लिया है, देन ये बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये आपका जो है ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि जो एंगल के सामने साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब देखते हैं इन क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करेंगे।
तो पहले तो हम ये देखें कि हमें किस किस की ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें हाइपोटेनस दिया है 20 मीटर और एंगल दिया हुआ है। देन हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। बेस से हमारे यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो बेस को हमको कुछ दिया हुआ है और ना ही बेस हमें फाइंड करना है, तो बेस को हम छोड़ देंगे। हमें किसकी ज़रूरत है, हाइपोटेनस की और परपेंडिकुलर की। तो देखते हैं ये दोनों किस में आते हैं। तो हमारा रूल देखते हैं क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले देन सोना चांदी तोले। तो हम क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, ये आता है साइन में। क्योंकि देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एक ही दिख रहा है जो कि साइन में आ रहा है, और उसको कॉसेक में भी ले सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ऊपर की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो हम लिखेंगे साइन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा की जगह क्या लिखना है, आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है आपको, परपेंडिकुलर हो गया अपना ए बी, ठीक है, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या हो गया अपना यहाँ पे ए सी, ठीक है। और ए बी की वैल्यू आपको क्या दी है यहाँ पे, ए बी की वैल्यू आप मैं नीचे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। मैंने आपको कहा था साइन की वैल्यू याद रखना है आपको, ठीक है। तो आप टेबल में देखेंगे तो 1/2 ही होगी। देन ए बी की वैल्यू जो फाइंड करना है हमको, अभी हमने एच मीटर मानी है। देन ए सी की वैल्यू आपको दी है 20 मीटर, ये हो गई 20 मीटर। देन एच फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में तो होगा 20, 2 का मल्टीप्लाई होगा एच के साथ में तो हो गया 2h, ठीक है। इस 2 को वापस अपॉन में लिख सकते हैं, तो मैं 2 को अपॉन में ही रहने देता, नहीं लाता तो भी काम हो जाता, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 20/2, इधर हो गया h, 2 से कैंसिल हो गया ये 10 टाइम, तो आपको मिल गई h की वैल्यू कितनी, 10 मीटर, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो बस आपको लिखना है हाइट ऑफ द पोल कितनी हो गई, therefore height of the pole be 10 मीटर, ठीक है। कितनी होंगी, 10 मीटर। नाउ अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस बार आपको डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम आपको खुद से बनाना है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, जो एक ट्री है जो कि तूफान आने से टूट गया है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, जो ब्रोकन पार्ट है उसका जो टूटा हुआ पार्ट है वो झुक गया है। सो डेट टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, ठीक है। जो ब्रोकन पार्ट है उसका जो टूटा हुआ पार्ट है उसको वो झुक गया है, और झुकने के बाद जो वो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो कितने का है, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो डिस्टेंस है किससे, जो ट्री की जो जड़ है, मतलब फुट ऑफ द ट्री बोला है, ट्री की जड़ से वो जो झुका हुआ जो बेंड होने के बाद जो उसका पार्ट झुका हुआ जमीन के साथ जो एंगल बना रहा है वहाँ तक की जो डिस्टेंस वो कितनी है, 8 मीटर। तो आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। इसको डायग्राम बना के समझते हैं हम किस टाइप से। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ ग्राउंड, यह हो गया ग्राउंड, ठीक है। देन वो बोल रहे हैं कि एक ट्री है, ट्री बना देते हैं, ये हो गया एक ट्री, ठीक है। ये इस टाइप से एक ट्री हो गया। देन उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो, कि जो ट्री है वो तूफान आने के कारण टूट गया है। यहाँ से मान लो कि ट्री टूट गया है, और टूटने के बाद वो झुक गया है, इसको झुका देते हैं, टूटने के बाद झुक गया है वो, ये मान लो टूटने के बाद ऐसा झुक गया है, ठीक है। देन मान लो ये ऐसा झुक गया है, जो ऊपर का पार्ट था वो टूट के नीचे झुक गया है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड एट ब्रोकन पार्ट बेंड सो डेट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल। ये एक जो ट्री था वो तूफान के कारण टूटा यहाँ से, और टूटने के बाद वो झुक गया। झुकने के बाद जो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ वो कितना दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री का फुट है यहाँ ये, और
और जो पॉइंट है जहाँ पर ये ग्राउंड को टच कर रहा है झुकने के बाद, वहाँ तक की डिस्टेंस आपको दी है 8 मीटर। ठीक है, तो आपको फाइंड करना हाइट ऑफ द ट्री। अब इसमें दो बातें हैं कि हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। पहले जो ट्री था वो तो पूरा खड़ा था, तो पूरी हाइट इसकी कितनी होगी ट्री की, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी पूरी हाइट होगी। अब ये बीच में से टूट गया है, तो हमें ये टूटने के बाद जो ऊपर की हाइट है यही यही जाके क्या बनेगी आपकी हाइपोटेनियस। जो ऊपर की हाइट है यही जाके आपकी बनेगी हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये जो ट्री था ये टूटने के बाद झुक गया है, तो ये ऊपर का जो ये पार्ट होगा यही पार्ट इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ फाइंड करना पड़ेगी आपको, ये वाली हाइट भी और ये जो टूटने के बाद इसकी क्या बन गए हाइपोटेनियस बन गए एक तरीके से, तो ये भी फाइंड करना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा प्लस। तो देखते हैं क्वेश्चन में नाम देते हैं इसको अपन कि ए बी कोई था एक ट्री है। ठीक है, हमने मान लिया कि ए बी एक ट्री था जो स्टॉप होने के कारण सी पॉइंट है जहाँ से टूट गया है उसको दे दिया डी, जहाँ पे टच कर रहा है ग्राउंड को। ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देन यूजिंग गिवन इंस्ट्रक्शन ड्रा अ फिगर या डायग्राम। ना देखते हैं अपन इसमें इन डायग्राम। नाउ इन दिस फिगर क्या टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी है, टोटल हाइट ऑफ ट्री ए बी। ठीक है, टोटल हाइट जो है आपकी ट्री की थी वो ए बी और सी से टूटा हुआ है, तो जो सी और डी है वो सी और बी के इक्वल हो जाएगा। वेयर हम बोल लिख सकते हैं वेयर बी सी जो है बी सी इक्वल टू सी डी। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है आपको जो बी सी है वो डी सी के इक्वल होगा, क्योंकि जो यहाँ से ब्रेक हुआ है ट्री वो उतना ही यहाँ पे झुका हुआ है। देन टोटल हाइट ऑफ ट्री ए पी है, लेट कर लेते हैं हम कि ए सी से लेट कर लेते हैं ए सी की लेंथ कितनी हो गई, इसको हमने लेट कर लिया एक्स। ठीक है, दिख नहीं रहा है, इसको हमने लेट कर लिया एक्स और इसको लेट कर लेते हैं वाई। तो अगर ये वाई है तो ये भी क्या हो जाएगी वाई। ठीक है, देन क्वेश्चन करते हैं हम, ये हो गया एक्स, तो ए सी की लेंथ हमने एक्स कर ली, तो टोटल हाइट कितनी हो गई ट्री की ए बी इक्वल टू किसके हो गया ए बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमको एक्स और वाई फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि राइट एंगल परफॉर्म हो रहा है, ये हो गया 90 डिग्री पे एक एंगल, 30 डिग्री दिया है, सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी हाइपोटेनियस। तो हमको परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है और हाइपोटेनियस भी फाइंड करना है, तो दोनों को एक एक करके फाइंड करते हैं हम। ठीक है, देन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो देखते हैं किस किस का रिलेशन बनना है। पहले तो हमको क्या दिया हुआ है बेस, तो बेस के साथ किसका रिलेशन बना है पहले हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन पहले देख लेते हैं। तो हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है 10 में, तो यहाँ पे हम पहले 10 यूज़ करते हैं 10 30। ठीक है, 10 30 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पे क्या दिया है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर आपको दिया है ए सी, तो मैं ए सी जगह एक्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ। परपेंडिकुलर हो गया आपका एक्स और बेस हो गया 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर। देन 10 30 की वैल्यू पुट करते हैं, होती है 1/√3। ठीक है, और आपको नहीं याद हो तो आप ऐसे देख सकते हैं साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1/√3। ठीक है, 10 30 की वैल्यू। देन यहाँ पे आया एक्स और अपॉन में 8। ठीक है, ये 8 कहाँ चले आएगा इस साइड, एक्स इक्वल टू हो गया 8/√3। और आपको पता है कि हम अपॉन में रूट कभी भी नहीं छोड़ते हैं। क्लास 9th में आपको मैंने बताया था कि इसको हम अपॉन में कभी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, रूट में आंसर कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम इसको अपॉन में नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ से अपॉन में मतलब रेशनलाइजेशन कर भी सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो एक्स है, ये हमारा जो आंसर अभी हमको चाहिए वो नहीं है। हमारा जो
लास्ट टाइम जो आंसर आएगा वो एक्स प्लस वाई आएगा, तो वो हमारा आंसर होगा। ये तो हमारे बीच में एक वैल्यू निकाली एक्स की, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर सकते हो उसका, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे जरूर नहीं है। जो आपका मेन आंसर आएगा वो आएगा एक्स प्लस वाई, तभी हम वाई की वैल्यू भी निकालते हैं, ठीक है। वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद देखेंगे वाई क्या है। यहाँ पे हाइपोटेनस है वाई, तो हाइपोटेनस और बेस का फिर से रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनस और बेस किस में आ रहा है, हाइपोटेनस और बेस आपका आ रहा है ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। किस में आता है, कॉस में, तो लिख सकते हैं कॉस 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आगे फाइंड करते हैं कॉस 30 डिग्री इक्वल तो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखते हैं यहाँ पे बेस क्या है, 80 बेस है आपका, ये हो गया 80, ठीक है। और हाइपोटेनियस क्या है, वाई, ठीक है। वाई लिया था मैंने यहाँ पे, ये हो गया वाई। देन कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, जो कि साइन 60 की होती है, तो ये हो गई √3/2 इक्वल टू 80 की वैल्यू हाइपोटेनियस ओ बेस है, बेस कितना दिया आपको 8 मीटर, तो ये हो गया 8 मीटर, ये हो गया 8 मीटर। और वाई तो फाइंड करना है हमको, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा √3y इक्वल टू 8 2 जा 16, ठीक है। देन वाई को अकेला करते हैं, वाई के साथ √3 मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा अपॉन में। देन ठीक है, एक्स की वैल्यू भी मिल गई हमको और वाई की वैल्यू भी मिल गई। अब हम इसकी पूरी हाइट फाइंड कर सकते हैं। क्या थी पूरी हाइट, एक्स प्लस वाई थी, ठीक है। हमने माना था यहाँ पे फाइंड की थी कि ए बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो एक्स और वाई हमको दोनों की हाइट मिल गई है, ठीक है। तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू आपको मिली थी 8/√3, 8/√3, और वाई की वैल्यू मिली 16/√3, ठीक है। देन एलसीएम लेंगे तो √3 ही आएगा, ऊपर 8 + 16 दोनों प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 24/√3। अब ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपॉन में अंडर रूट नहीं छोड़ना है, वो वाला फाइनल आंसर नहीं था, वो सिर्फ वैल्यू थी एक्स और वाई की। लेकिन ये जो आया है हमारा फाइनल आंसर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई और √3 का नीचे भी मल्टीप्लाई। किसी किसी क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू भी दी रहेगी, अगर एग्जाम में आपको आती है √3 की वैल्यू 1/73, तो आप वहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अभी हमको क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी उन्होंने √3 की, तो हम यहाँ पुट नहीं कर रहे हैं। अगर उनको वैल्यू पुट करवाना होगी तो क्वेश्चन में दे देंगे। तो हो गया 24√3, और 3 से 3 √3 का मल्टीप्लाई किया तो आया 3 से 24 को कैंसिल किया तो हो गया 3 8 जा 24, ठीक है। तो ये हो गया 8√3 मीटर, ठीक है। कहीं अगर √3 की वैल्यू आपको वहाँ पे मेंशन होगी तो आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो ये हो गई आपका जो ट्री की एक्चुअल में जो हाइट थी जब टूटने के पहले, वो थी 8√3 मीटर, ठीक है। क्योंकि एक्स और वाई दोनों को प्लस कर लिया हमने, ठीक है, दोनों फाइंड करने के बाद। तो हाइट ऑफ ट्री कितनी हो गई, 8√3 मीटर। लिख देते हैं अपन यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री, इक्वल टू 8√3 मीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से इसमें अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। देन क्वेश्चन 3 कॉपी करते हैं। नो, क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक जो ठेकेदार है वो दो फिसल पट्टी बनाना चाहता है बच्चों के लिए पार्क में, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर्स, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं। शी प्रीफर, वो जो कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं वो लड़की है, ठीक है। दिया शी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो फिसल पट्टी की हाइट बनाना चाहती है वो कितनी है, 1.5 मीटर ऊपर रखना चाहती है, ठीक है। एंड इस इंक्लाइन, यहाँ पे इंक्लाइन वर्ड यूज़ हुआ है। इंक्लाइन मतलब कि जो झुका हुआ होता है, झुका हुआ, जो कौन का झुका हुआ बोलते हैं उसको बोलते हैं इंक्लाइन, ठीक है।
एंड इस इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। जो उसके साथ एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ फिसल पट्टी, वो कितना दिया आपको 30 डिग्री, ठीक है। वहाँ पे इंक्लाइन वर्ड यूज़ किया हुआ है, इंक्लाइन मतलब होता है झुका हुआ, टू द ग्राउंड। वेयर आर फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं, शी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो कुछ ढाल उसकी ऊंची रखना चाहती है, ठीक है। इसका मतलब उसकी हाइट थोड़ी बड़ी रखना चाहती है। इनकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, इस फिसल पट्टी की हाइट 1.5 मीटर, और जो बड़े बच्चों के लिए उनके लिए वो 3 मीटर की ढाल रखना चाहती है ऊपर। एंड इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, उसका जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री का झुकाव पे है, ठीक है, टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, तो आपको बताना है कि दोनों केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी, मतलब हाइपोटेनस फाइंड कर रहे हैं एक तरीके से। मैं आपको बताता हूँ डायग्राम बना के, ठीक है। इसको देखते हैं हम। सबसे पहले बना लेते हैं ग्राउंड, हो गया आपका ग्राउंड, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड, दो फिसल पट्टी बनाना है, ठीक है। एक छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए पार्क में। फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर्स, जो छोटे बच्चे 5 साल से छोटे, उनके लिए वो हाइट कितने रखना चाहती है स्लाइड की 1.5 मीटर। अब हाइट की बात करी उस स्लाइड की, ठीक है। उस स्लाइड की लेंथ की बात नहीं कर रही, हाइट की बात कर रही। तो ये जो हाइट है स्लाइड की छोटे बच्चों के लिए वो रखना चाहती है 1.5। तो ये हो गई हाइट छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर, ठीक है। देन यहाँ से फिसल पट्टी बना देते हैं हम इनके लिए, ये हो गई एक फिसल पट्टी, ठीक है। फॉर कौन से बच्चे हैं, ये छोटे वाले बच्चों के लिए, ये जो है 5 ईयर्स बिलो वाले चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। ये वाला जो है वो है 5 बिलो 5 ईयर्स, ठीक है। देन अब देखते हैं सेकंड वाला, जो कि इसमें एक बात और बोली उन्होंने, एंड इंक्लाइन एट ए एंगल ऑफ 30, जो इसके साथ एंगल बना रहे हो कितने का है 30 डिग्री का। देन सेकंड वाले डायग्राम की बात करते हैं, बड़े बच्चों के लिए उसकी हाइट कितनी रखना चाहती है वो, इससे डबल जस्ट, ठीक है, 3 मीटर। ये इसके आधी है, ये 3 मीटर है, ये हो गई 3 मीटर। ये वाली जो है उसकी आधी है और ये 3 मीटर की हाइट पे है। देन इसके साथ जो एंगल बन रहा है ग्राउंड का वो हो रहा है 60 का, ये हो गया 60 का, ठीक है। तो आपको दोनों ही केस में स्लाइड की लेंथ बताना है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल बताना है आपको दोनों ही केस में। यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा क्योंकि हमें तो 90 परफॉर्म करता है, ठीक है, राइट एंगल ही परफॉर्म होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री में, नाम दे देते हैं इनको ए बी सी, और बड़े बच्चों के लिए जो है उसको पी क्यू आर, ठीक है। now सॉल्व करते हैं इनको, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ, चलो मैं इस बार कोई लेट नहीं कर रहा, ए बी और पी क्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। मैं इसे ही लेके चलूँगा कि ए पी फाइंड कर रहा हूँ, पी क्यू फाइंड कर रहा हूँ। देन नो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिलो 5 ईयर्स चिल्ड्रन, ठीक है। फॉर बिलो 5 ईयर्स चिल्ड्रन, ठीक है। इन डायग्राम ए बी सी, इन डायग्राम ए बी सी, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमको, बी सी दिया हुआ है और लेंथ ए सी फाइंड करना है, ठीक है। लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए है, लेट लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर बिलो 5 ईयर्स चिल्ड्रन, ठीक है। तो लेट कर दिया, लेट लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर बिलो 5 ईयर्स चिल्ड्रन, ठीक है। क्या है, लेट कर लिया हमने, ये ए सी है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ए सी फाइंड करना है। देन तो देखते हैं डायग्राम ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ है आपको। तो हमको यहाँ पे दिए तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन बनाना है, यहाँ पे हमारा बेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो देखते हैं
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो देखते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में बनता है। तो दिख रहा है हमको यहाँ पे साइन में बनता है ये रिलेशन। तो यूज़ करते हैं साइन थीटा। साइन कितना एंगल दिया आपको 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या दिया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कितना दिया है परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे 1.5 मीटर। तो हो गया 1.5 मीटर और हाइपोटेनियस AC, ठीक है, हमने AC लिया हुआ है तो हो गया AC, ठीक है। देन साइन 30 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2 ऐसा होता है तो 1/2 होगी इसकी वैल्यू इक्वल में, ये होगी 1.5 अपॉन में AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं AC इधर चले जाएगा, AC का 1 में मल्टीप्लाई हो तो AC हो गया, ये हो गया 2 × 1.5। पॉइंट हटाया यहाँ से तो क्या होगा अपॉन में 0 चले जाएगा, ये पॉइंट हटाया तो अपन में क्या हो गया 10, ठीक है। ये हो गया AC इक्वल टू 2 × 15 अपॉन में 10। 2 से 10 कैंसिल किया 5 टाइम, 5 से 15 कैंसिल किया 3 टाइम। तो आंसर मिला आपको AC इक्वल टू 3 मीटर। मतलब 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड की लेंथ होगी वो कितनी होगी 3 मीटर। अब वहीं देख लेते हैं हम एल्डर बच्चों के लिए, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। फॉर एल्डर बच्चों के लिए देख लेते हैं। नाउ सेकेंड देखते हैं फॉर एल्डर्स। तो इसका डायग्राम कौन सा लिया था हमने, डायग्राम PQ और R, ठीक है। इन डायग्राम PQ R इन डायग्राम PQ R, ठीक है। यहाँ पे हमने लेट की है कि लेंथ ऑफ स्लाइड, वहाँ पे हमने लेट की थी AC, यहाँ पे लेंथ ऑफ स्लाइड हमने क्या की है P और R है, ठीक है। फॉर एल्डर्स हमने लिख दिया पहले ऑलरेडी, फॉर एल्डर्स मैं नहीं लिख रहा हूँ। लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी ली हमने, चलो लिख देता हूँ फॉर एल्डर्स कितने लिए P और R, ठीक है। तो यहाँ पे PR फाइंड करना है, सेम कंडीशन है जैसा अभी हमने छोटे वाले में किया है, सेम बड़े में भी यही फाइंड करना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं सिर्फ 3 दे दिया, यहाँ पे 1.5 मीटर दिया था। देखते हैं यहाँ पे हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो देन वही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा साइन थीटा ही आएगा, ठीक है। यही रिलेशन बन रहा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो साइन 60 लेंगे यहाँ पे, साइन 60 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लेंगे हम साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे आपको जो परपेंडिकुलर की वैल्यू दी वो दी है 3 मीटर, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू लिख भी देता हूँ, यहाँ पे कितनी दी आपको 3 मीटर दी है परपेंडिकुलर की वैल्यू, और एज जो कि हमने P और R को माना है यहाँ पे, जिसकी लेंथ फाइंड करना है PR, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे होती है 0, 1/2, 1/2 √3/2 होगी साइन 60 की वैल्यू, ठीक है। ये होगी √3/2 इक्वल टू यहाँ पे 3 अपॉन में P और R, ठीक है। PR यहाँ पे फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा √3PR इक्वल टू 3 2 जा 6, ठीक है। PR इक्वल टू 6 अपॉन में क्या चला गया √3। अब आपको पता है कि अपॉन में रूट नहीं छोटे, और हमारा मेन आंसर ही है, कोई बीच का आंसर तो है नहीं। तो यहाँ पे हमको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, √3 का ऊपर भी और √3 का नीचे भी मल्टीप्लाई। देन PR इक्वल टू हो गया 6√3 और अब 3 × √3 मल्टीप्लाई √3 हुआ तो 3 यहाँ हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम। तो P और R की वैल्यू हो गई 2√3, ठीक है। देन आपको अगर √3 की वैल्यू वहाँ पे मेंशन हो तो आप पुट कर देना, मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस टाइप से आप करेंगे। अगर √3 आपको दिया हुआ तो √3 की वैल्यू होती है √3 तो 1.73, इस टाइप से वैल्यू होती है। यहाँ पुट करेंगे 1.73 मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसका तो आपको मिल जाएगा 6 4 1 कैरी और ये हो गया 3, ठीक है। तो बड़े बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की लेंथ थी वो कितनी 3.46, और जो छोटे बच्चों के लिए थी वो कितनी थी 3 मीटर। तो आपको दिख रहा है अंतर दोनों में। जब हमने वैल्यू पुट की तो आपको समझ में पड़ेगा होगा कि
बड़े बच्चों की फिसल पट्टी की लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, 3.46 है। यहाँ पे कुछ समझ नहीं पड़ रहा क्योंकि 2√3 आपको वैल्यू का मतलब ऐसा समझ नहीं पड़ता है कि कितनी होगी। हमको लगता है 2 तो छोटी हो गई, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इसकी वैल्यू जब पुट करते हैं तो 3.46 आता है, ठीक है। तो ये हो गई छोटे बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ, और ये हो गई बड़े बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसे टावर के टॉप से ग्राउंड पे किसी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है, कितना है वो? 30 डिग्री, ठीक है। आपको दिया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो कि पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि पॉइंट है जो कि टावर के फुट से कितना दूर है? 30 मीटर, ठीक है। जिस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री, पॉइंट टावर के फुट से कितना दूर है? 30 मीटर दूर है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। देखते हैं किस टाइप से इसका डायग्राम बनाते हैं। आपको बता देता हूँ मैं कि क्या सिचुएशन दी हुई है आपको यहाँ पे। देखो ये दिया हुआ है एक टावर, ठीक है। तो टावर का जो टॉप है, टावर के टॉप से यहाँ से एक पॉइंट है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। और इसके जो टावर का फुट है, ये नीचे फुट से इस पॉइंट की डिस्टेंस आपको दिए 30 मीटर। तो आपको फाइंड करना है कि टावर की हाइट क्या होगी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देन डायग्राम बनाते हैं हम इसका। सबसे पहले बनाते हैं ग्राउंड, ठीक है। ये होता है ग्राउंड। अब बनाते हैं अपन इसमें टावर, ठीक है। तो बनाया मैंने इसमें, ये हो गया टावर, ठीक है। देन क्या बोल रहे हैं वो कि टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम, मतलब ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है। ग्राउंड पे एक पॉइंट है ये रहा, ठीक है। ग्राउंड पे एक पॉइंट है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये टावर का फुट ये रहा, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी थी आपको? 30 मीटर। और वहाँ से जो इसका एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इस पॉइंट से अगर टावर के टॉप को देखा जाए, इस पॉइंट से इस टावर के टॉप को देखा जाए तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, आपको पता था एंगल ऑफ एलिवेशन जो नीचे से ऊपर होता है, नीचे से हम ऊपर देखते तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, वो कितना दिया हुआ है आपको? 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? फाइंड हाइट ऑफ टावर। आपको टावर की हाइट बताना है। तो हम लेट कर लेते हैं इसकी हाइट कितनी है? एच। तो नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। लेट हाइट ऑफ टावर कितनी हो गई? लेट हाइट ऑफ टावर बी, लेट हाइट ऑफ टावर ए सी इक्वल टू एच मीटर, ठीक है। हमने लेट किए। देन फाइंड क्या करना है हमको? हाइट ही फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है इस बार आपको। बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, ठीक है। यहाँ हमको हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना नहीं है कुछ भी। तो परपेंडिकुलर और बेस तो देखते हैं किस में आता है ये। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देखना है। तो आप देखो यहाँ पे दिख रहा है 10 में होता है ये रिलेशन। तो यहाँ पे वो यूज़ करेंगे 10 कितना दिया है डिग्री में? 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे? देखिए परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, फाइंड करना है। एच हमने माना है कि वो हाइट कितनी टावर की एच है, और बेस आपको दिया है 30 मीटर, ठीक है। देन 10 30 की वैल्यू अभी आपको बताई थी 1/√3 होती है, पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ की थी 1/√3 एच अपॉन में 30, ठीक है। देन आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये 30 का चले आएगा ऊपर, यहाँ चला गया 30 और √3 अपॉन में ऐसा कैसा रहने दिया मैंने, ठीक है। देन इसको साइड से लिख लेते हैं। एच इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन में √3, ठीक है। और अपॉन में हम रूट कभी नहीं छोड़ते, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? रेशनलाइजेशन। √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई
और √3 का नीचे भी मल्टीप्लाई, देन h इक्वल टू हो जाएगा 30 रूट में 3 और अपॉन में √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 30 10 टाइम, तो आंसर हो जाएगा आपका h इक्वल टू 10 इंटू √3 मीटर। ठीक है, तो जो हमको फाइंड करना थी कि टावर की हाइट कितनी है, ये निकली 10 इंटू √3 मीटर। ठीक है, अगर आपको √3 की वैल्यू मेंशन हो तो आप वहाँ पुट कर देना 1.73। ठीक है, देन मैं पुट करके बता देता हूँ आपको क्या होगी। 10 इंटू ये हो जाएगा 1.73, √3 की वैल्यू होती है, इसको हटाया तो अपन में आ गया 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, h इक्वल टू आ जाएगा 1 0 बचा है तो एक पॉइंट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगी आपकी हाइट। ठीक है, कोई डाउट हो आप कमेंट कर देना। वैसे आपको √3 की वैल्यू इसमें नहीं दी थी, मैंने ऐसे ही पुट कर दी। आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। हाइट आपको मिली है 10√3। ठीक है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर बी क्या हो जाएगी 10√3 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। एक पतंग है जो कि ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर ऊपर। ठीक है, उसकी हाइट दी है आपको कि इतने ऊपर उड़ रही है, तो उसको आप हाइपोटेनस में समझिएगा, ये आपको हाइट दी है कि इतनी ऊंचाई पर उड़ रही हो। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो पतंग के साथ जो धागा है वो ग्राउंड पे किसी पॉइंट से आपने टेम्पररी अटैच कर दिया। जैसे हम कहीं जाते हैं पतंग उड़ाते उड़ाते 2 मिनट के लिए, तो हम किसी जगह बांध के चले जाते हैं, तो यहाँ पे वही हुआ है कि जो स्ट्रिंग है उसको अटैच किया हुआ है टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है उस पर इसको बांध दिया। द इंक्लिनेशन, फिर से इंक्लिनेशन वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब झुका होता है। इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, जो धागे का ग्राउंड के साथ में एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है 60 डिग्री। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग की लेंथ है बताना, मतलब एक तरीके से आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है। एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब जो आपका धागा है उसमें कोई गठन वगैरह नहीं है, आप एज्यूम करके चलो ये कि वो बिल्कुल प्लेन धागा है। इसको देखते हैं डायग्राम आपका फिर से एक बार, क्या बोल रहा है आपको कंडीशन। देखिए, एक पतंग है जो कि 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, इसकी हाइट कितनी बोलते हैं उसने 60 मीटर, और एक धागा स्ट्रिंग जो कि ग्राउंड पे हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है, और धागा इस ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो आपको फाइंड करना है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है हाइपोटेनियस वो कितनी होगी। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड। ठीक है, देन वो बोल रहा है कि कोई पतंग है, ये मानदा पतंग हो गई। ठीक है, ये इस कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ये इसकी हाइट आपको उसने दी है क्वेश्चन में, जो काइट की हाइट है वो है 60 मीटर अबो। तो यहाँ से 60 मीटर अबो लेते हैं हम, यहाँ पे पतंग उड़ रही है 60 मीटर अबो हाइट हो गई। ठीक है, ये हो गई 60 मीटर अबो, ये 90 का एंगल हो गया यहाँ पे आपका। देन द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट टू द ग्राउंड। ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये इससे इस धागे को अटैच, हम क्या करते हैं कि कहीं भी जाते हैं तो इस टाइप से धागे को लगा के चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने टेम्परली धागे को अटका के ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे इसको अटका दिया है। यहाँ से जो ग्राउंड के साथ इसका एंगल बन रहा है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये इंक्लिनेशन होगी 60 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपको ये फाइंड करना है ये। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ, तो अपन इसको नाम देते हैं ABC। ठीक है, आप लिख सकते हैं लेट AC इज स्ट्रिंग ऑफ काइट, लेट AC बी स्ट्रिंग ऑफ काइट। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको दिया 60 डिग्री। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो इसको। देन अब देखते हैं क्या फाइंड आपको करना है, स्ट्रिंग के लेंथ ही फाइंड करना है। ये हो गया हाइपोटेनियस और ये हो गया परपेंडिकुलर। बेस से आपका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से ही, क्योंकि परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है और हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना है। देखते हैं किस में आता है ये, तो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है ये
साइन में, ठीक है। आपको बार बार क्वेश्चन करके याद ही हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके लिए बार बार लिखता हूँ, ठीक है, मुझे तो पता है कि क्या होता है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में। तो हो गया साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बी और सी। 60 मीटर दिया, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 60, और यहाँ इसको स्ट्रिंग हाइपोटेनस, ठीक है। ये क्या दिया हुआ, ए सी लिया है हमने, लेट किया कि ए सी इसकी लेंथ हाइपोटेनस। साइन 60 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 होगी, ठीक है। तो ये हो गया √3/2 इक्वल टू 60, यहाँ पे 60 आएगा। देन ए सी आपको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3AC इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 60 में तो हो गया 120, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 120 अपॉन में √3, ठीक है। अब आपको पता है √3 अपॉन में हम नहीं छोड़ते हैं, मतलब कोई भी वैल्यू जो रूट में वो अपॉन में हम नहीं छोड़ते, तो यहाँ पे क्या होगा, रेशनलाइजेशन, √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 का नीचे भी मल्टीप्लाई। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू √3, और √3 का √3 में मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे हो गया 3। 3 से 120 को कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई ए सी की 40√3 मीटर, ठीक है। इसका मतलब जो स्ट्रिंग की यहाँ से लेंथ है वो कितनी हो गई, 40√3 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी कितनी होगी, 40√3 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अब आपका जो लेवल है वो अब आपका लेवल यहाँ से बढ़ेगा, ठीक है। अभी तक हम जो कर रहे थे वो एक सिंगल राइट एंगल ट्रायंगल में कर रहे थे, अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो डबल राइट एंगल ट्रायंगल के आएंगे, ठीक है। तो आपका लेवल यहाँ से इम्प्रूव होगा, यहाँ से बढ़ेगा आपका लेवल। तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल था, इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से हम नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।